तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो सवाल स्टार्ट टू अर्जेंट कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 361 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, उसी के साथ सीनियर युवान भी पधार चुके होते हैं और इसके साथ हमें कहानी बताई जाती है कि रिसेंट टाइम्स में जो कि अभी हाल फिलहाल में चल रही है, युवान एक अच्छे मूड में नहीं होता है क्योंकि जितने भी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस थे वो कम्प्लीटली प्रैक्टिशनर्स के फैक्शंस को मार दिया कर रहे थे। इनमें युद्ध का माहौल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता और ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी हो चुकी थी। इस युद्ध में कई सारे वर्ल्ड क्लस्टर खत्म हो गए थे, काउंटलेस ओरिजिन वर्ल्ड्स को डिवोर कर लिया गया था और इननमरेबल बेंग्स को वाइप आउट कर दिया गया होता है। और एट द मोस्ट यहाँ तक कि पूरे के पूरे लॉर्ड, जहाँ पे आपको इस एपिसोड में कितने लॉर्ड से, कितने ह्यूमन बीइंग से, कितने वर्ल्ड क्लास लेवल के प्रैक्टिशनर्स मौजूद हैं, ये सभी आपको पता चलने वाले हैं। और यहाँ पे इतने सब हो जाने के साथ आखिरकार युवान कैसे शांत रह सकते थे और कैसे आराम से रह सकते थे, क्योंकि वो पूरे के पूरे इंटायर फैक्शंस के मोस्ट रिस्पेक्टेड फुल में से पर्सन में से एक होते हैं। और यहाँ पर ये बताया जाता है कि उसने अपने मेन क्लोन को बैटल में झोंक दिया होता है। ये सभी काउंटलेस क्लोन्स बना सकते हैं और इन काउंटलेस क्लोन का यूज़ करके ये जितनी बैटल हो सके उतनी बैटल किया करते थे, लेकिन इनके और एनिमी के फैक्शंस के अंदर जो पावर का गैप था वो बहुत बड़ी थी, जिसके साथ युवान लू फेंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है और उसको कहीं ना कहीं लू फेंग को देखकर एक कंफर्ट महसूस हो रहा था। और वो कहता है लू फेंग, और साथ में उसकी तारीफ करते हुए कहा था कि तुम 93rd प्रैक्टिशनर्स हो जो कि सेमी ह्यूमन लेवल में रियल फ्यूजन पे आए हुए हैं। फ्यूजन पाथ को चूज करके तुम इस लेवल तक आ पाए हो। यहाँ पे लू फेंग जब इसको सुनता है तो लू फेंग को पता चलता कि आखिरकार उसकी जो सेमी ह्यूमन फ्यूजन पाथ है वो कितनी ज़्यादा रेयर है, क्योंकि स्वैलो स्टार की दुनिया बहुत 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 ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसमें से सिर्फ 92 ही ऐसे बंदे थे जो कि पहले ऐसे कर सके थे और लू फेंग 93rd कैंडिडेट होता है। जहाँ तक लू फेंग को पता था, उसे ये तो पता था कि प्रैक्टिशनर की टेरिटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पे नंबरस वर्ल्ड क्लस्टर भी मौजूद है। उनकी हिस्ट्री लू फेंग के सोच से भी परे होती है। लू फेंग को ये भी नहीं पता था कि आखिरकार कितने लंबे अरसे से ह्यूमन की सिविलाइजेशन चलती आ रही है और ना जाने कितने कितनों ने कैजुअल से ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन फिर भी ऐसा वो कर नहीं पाए, जिसके साथ ऐसे ही वो लोग सोचने लगते और तभी युवान लू फेंग से कहते हैं तुम्हारी सोल और स्पिरिचुअल विल दोनों कैजुअल से ब्रेक थ्रू कर चुकी है और ये दोनों एक साथ पोजेस करना और भी तुम्हें रेयर बना देती है और तुम्हारे लिए एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म बनना काफ़ी ज़्यादा आसान है, मतलब इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। अब देखो 3 लेवल्स थे, हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स, सेकंड होते हैं वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स और थर्ड लॉर्ड्स होते हैं जो कि अपने युवान के पावर्स का उसको पोजेस करते हैं। और यहाँ पे युवान को या थोड़ा सा इंटरव्यू भी था कि उसका जूनियर ऐसी पावर हाउस को लेने वाला है, इसने पावर हाउस को जानने वाला है क्योंकि वो उसके एरिया के ही अंदर आता है, लेकिन ये ओवरऑल बिगर पिक्चर में कुछ नहीं चेंज कर सकता था। मतलब लू फेंग अगर वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म बन जाता तो वो ओवरऑल युद्ध के माहौल में कुछ बड़ा कांड नहीं कर सकता था, वो बस छोटी मोटी युद्ध कर सकता था और लू फेंग बड़ी कंट्रीब्यूशंस करने की सोच भी नहीं सकता है। अगर यहाँ पर वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स हजारों की 10,000 की भी संख्या में क्यों नहीं यहाँ पे आ जाए, लेकिन मतलब 10,000 नहीं 10-20 और भी क्यों ना आ जाए, वो पूरे के पूरे ओवरऑल पावर्स लेवल्स को कुछ भी जरा सा भी चेंज नहीं कर सकती है। मतलब उसके लिए आपको बहुत सारे वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को लाना पड़ेगा, तभी आप छोटे से लेवल पे भी जाके कुछ चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर यही था, यहाँ पर लू फेंग क्या था कि कोई ना ऐसा होता है, युवान भी उसकी तारीफ कर रहे थे। वो लू फेंग को डिकरेज नहीं करना चाहता कि तुम क्या ही कर सकते हो, इतना खुश मत हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे बंदे ऐसा नहीं बोल रहे थे, जिसके साथ वहाँ पर युवान उसे सारी चीज़ें समझाने लगता है। यहाँ पे हमें हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि बहुत बहुत अर्सा पहले जितने भी ओरिजिन वर्ल्ड्स थे वहाँ पर कुछ नहीं थे, वो सिर्फ इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के सिर्फ खाना बनकर रह जाते थे। जितने भी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे वो जितने भी ओरिजिन वर्ल्ड्स
उन सभी को डिवोर करके खाना शुरू कर देते थे। और ये प्रैक्टिशनर्स के लिए डार्केस्ट ईरा में से एक था, क्योंकि उनकी पावर हाउस इतनी थी नहीं कि वो इनसाइड लाइफ फॉर्म्स का सामना कर सका, और ये सब सिंपली उसको मार के खाया जाते थे। इसके पास था ही नहीं कुछ करने को। और बताया जाता है कि जब भी किसी ओरिजिन वर्ल्ड को डिवोर किया जाता था तो इसकी वजह से काउंटलेस बैंक्स एक्सटिंक्ट हो जाते थे, और ये एक ऐसा कैटास्ट्रॉफ था जो एक अनस्टॉपेबल बन चुका था। लेकिन जब भी एक ओरिजिन वर्ल्ड को कंज्यूम किया जाता तो इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस फिर से एक और ओरिजिन वर्ल्ड को बर्थ दे देती थी। मतलब कि यहाँ पे लूप चलता रहता, कोई इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स एक को खा जाते तो फिर से दूसरा जन्म ले लेता, जिसकी वजह से उनके पास एक तरह से इन्फिनाइट खाना मिल चुकी थी, और वो ऐसे ही आगे बढ़ते गए होते हैं, और उनकी पावर्स उन्हीं के साथ आगे बढ़ता सरी थी। वहाँ पर बाद में फर्स्ट ह्यूमन लॉर्ड युवान अपीयर हुआ। मतलब कि सबसे पहला जो लॉर्ड बना था वो अपने युवान ही होते हैं, जिसने कि ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाया है, अपने ह्यूमन प्रैक्टिशनर्स को इस लेवल तक आगे ले गया होता है। उसने इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के पावर हाउस को हाईएस्ट लेवल तक मास्टर की थी, और उसने अपने काउंटलेस क्लोन्स और साथ में इमॉर्टैलिटी और अनडाइंग को प्रैक्टिस करके अपने आप को पावरफुल बना के इन सबको प्रोटेक्ट की थी, और ताकि वहाँ पे बचाया जा सके सबको। कह सकते हो कि युवान ही सबका करता धरता था। ये बंदा सबसे पहला युवान ओवरलॉर्ड था, यहाँ लॉर्ड बन चुका था। उसी की वजह से अभी तक जितनी चीज़ें चलती आई हैं वो सब चलती आई थी। वो अपनी पूरी बेस्ट की थी इनसाइड टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने की। उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा फियरसम थी, और उसकी अनडाइंग नेचर्स की वजह से उसने कई सारे एंचेस्टर लेवल बैंक्स को भी मार डाला था, और कई सारे एंचेस्टर लेवल बैंक की भी अपने युवान के साथ कुछ ज़्यादा ही कड़ी दुश्मनी थी। देखो अपने युवान इमॉर्टल थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि यार वो जितने भी एंचेस्टर लेवल पावर हाउसेस थे वो इतने ज़्यादा कमज़ोर थे, वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे। वो अपने युवान तक को डैमेज दे देते थे, लेकिन उसके पास इन्फिनाइट एनर्जी और साथ में हम कह सकते हैं कि वो इमॉर्टैलिटी को, और कह सकते हैं कि वो एक इमॉर्टैलिटी को पोजेस करता था, तो उसकी वजह से वो इन सबको रोक पाया था और एंचेस्टर लेवल बैंक्स को भी मार पाया था। लेकिन इतने एंडलेस वॉर की वजह से धीरे धीरे करके और लॉर्ड्स प्रैक्टिशनर्स के फैक्शंस के बीच में इमर्ज होना शुरू गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी टेरिटरी को फिर से बड़ा किया, एक्सपैंड किया, और वहाँ पर वो फैक्शंस की कन्फ्लिक्ट और भी बढ़ते गए। इसके साथ और भी वॉर्स होती गई, और वहाँ पे और भी ह्यूमन्स एंचेस्टर्स की मौत होते गए। लेकिन यहाँ पर पहले तो उन्होंने कई सारे पावर हाउसेस जैसे ह्यूमन एंचेस्टर को मार डाला था, टेंस ऑफ ह्यूमन एंचेस्टर को मार डाला था। लेकिन इस वक्त उनकी सबसे जो हाईएस्ट वॉर रिकॉर्ड थी वो अभी के वक्त हुई थी। मतलब जितनी पहले भी युद्ध हो चुकी है उससे बहुत बड़ी युद्ध इस पैमाने पे अभी होने वाली थी। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स अपनी पूरी जी जान लगा के इस बार अटैक करना चाहते थे, मतलब कंप्लीटली ह्यूमन को इरेडिकेट करना चाहते थे। ये उसी वक्त उन्होंने किया जब लू फेंग अपनी पावर्स को बढ़ा रहा है, और पता नहीं राइटर्स ने यही किया, आगे क्या होगा क्यों नहीं देखना। लू फेंग यार एक लॉर्ड जरूर बन जाएगा, बस कुछ चैप्टर्स की देर की बात है जब लू फेंग सबको तहलका मचाने वाला है। इसके साथ युवान लू फेंग को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि लू फेंग जितने भी प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे समन किए जाते हैं, जितने भी प्रैक्टिशनर्स को हम समन करते उन्हें लैंड ऑफ ऑरिजिन में लाया जाता है। लैंड ऑफ ऑरिजिन हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस का एक क्रिटिकल कोर लोकेशन से, और मैं तुम्हें वहीं पे ले जाने आया हूँ। तो लू फेंग यहाँ पे कहता है थैंक यू सीनियर युवान, जिसके साथ वहाँ पे युवान अपने हाथों को वेव करते हैं, लू फेंग को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। गीके और ईफेया वहाँ पर सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, और गीके कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम लू फेंग को देखेंगे तो वो ऑलरेडी एक वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म बन चुका होगा। लेकिन मेरे हिसाब से, और आप सबको पता ही है, लू फेंग वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म नहीं सीधे लॉर्ड ही बनने वाला है। लू फेंग की पावर से इतनी ज़्यादा तो हो ही चुकी है कि वो उसे लॉर्ड बनने से कोई रोक नहीं सकता। वो तो राइटर पे कि वो उसे वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स बना दे, उसके बाद ब्रेक थ्रू का है वो अलग बात है, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि लू फेंग डायरेक्टली लॉर्ड में प्रमोट हो जाए। इसके साथ ये फया कहता है कि मैं बस सोच रही थी कि जब तक टाइम आएगा लू फेंग उस वक्त लेवल तक आएगा क्या वॉर खत्म हो जाएगी, जिसके साथ में वहाँ पे ये सभी थी, और उन सबको इस वॉर का कहीं ना कहीं डर था, जिसके साथ हमें इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अल्ट्रा हाई स्पीड से लू फेंग को उठाकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं।
और ये स्पीड लूफेंग के किसी भी टेलीपोर्टेशन से कई कई गुना ज़्यादा था। ऑफकोर्स वो लॉर है तो यार वो इतना सब रूल्स को तो ब्रेक कर ही सकते हैं। और वहाँ पे वो सारे ऑरिजिन वर्ड्स के इनविजिबल रेंडरिंग को तोड़ते हुए आगे जा रहे होते हैं और युवान पूरे रास्ते में चुपचाप होते हैं। लूफेंग भी कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो देख पाता कि युवान अभी अच्छे मूड नहीं है और लगभग अर्थ के टाइम से लगभग वो 2 घंटे तक फ्लाई करते हैं। और उस दौरान युवान कुछ भी नहीं बोलते हैं। लूफेंग भी इंटरप्ट नहीं करता क्योंकि वो समझता है कि युवान अभी के फिलहाल भले ही उसको स्कॉट कर रहा है लेकिन उसके क्लोन्स बाकी के दूसरे इंपॉर्टेंट मैटर्स पे काम कर रहे हैं, इसलिए वो अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, उसके ध्यान को नहीं भटकाना चाहता। और फाइनली युवान 2 घंटे बाद बोलते हैं कि हम लोग फाइनली आ चुके हैं। ये लैंड ऑफ ऑरिजिन एक मिस्टीरियस लोकेशन से जो कि इन्फिनाइट हिनवन स्पेस के अंदर ही बॉर्न हुई थी, जिसके साथ इसे काफ़ी बार रिफाइन किया गया और हम सारे जितने भी लॉर्ड्स उसके द्वारा फोर्टिफाई किया गया ताकि हम यहाँ पे सेफली रह सके। और हमारे लॉर्ड जिंग मैंग ही थे जिसने कि इसको हिडन प्लेस के रूप में बना दिया, जिसके साथ फाइनली लूफेंग वहाँ पे आता है। लूफेंग वहाँ के एक्सटर्नल टाइम स्पेस डिस्टॉर्शन को फील कर पाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंटली ट्रांसफॉर्म करने लगती है कि जिंग मैंग हमारे पूरे के पूरे इन्फिनाइट हिनवन स्पेस का सबसे हाईएस्ट मास्टरी रखता है टाइम और स्पेस के अंदर, और उसी ने इस जगह को हिडन प्लेस के रूप में बना रखा है। ये हिडन लोकेशन उसे हिनवन लाइफ फैक्शन से फाइट करते दौरान मिली थी और उसने अपनी पूरी इफर्ट्स लगा दी ताकि वो इस जगह को और भी सीक्रेट बना सके। और यहाँ पे और भी बताया जाता है कि इस केओटिक स्पेस टाइम में युवान को लूफेंग को युवान लेकर आ जाते हैं और वहाँ पे लाने से पहले उन्हें कई सारे मल्टीपल बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है, तभी वो एक स्टेबल स्पेस में जा पाते हैं। और तभी लूफेंग के सामने वो बहुत ही बेहतरीन नज़ारे दिखने लगते हैं जो कि एक बहुत बड़ी और पीसफुल लैंड थी और इसके अंदर अबेंडेंस ऑफ एनर्जी मौजूद थी। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एनर्जी मौजूद थी। एनर्जी इतनी ज़्यादा डेंस हो चुकी थी कि वहाँ पर जितने भी एनर्जी थी वो सॉलिड फॉर्म में आ चुके थे, कुछ सॉइल रॉक फ्लावर्स और ग्रास तक बन चुके थे। इतनी ज़्यादा एबेंडेंस में वहाँ पे एनर्जी मौजूद थी, लेकिन दूसरे प्लेस में वो लिक्विड की तरह बह रही होती है। ये एबेंडेंस ऑफ एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि यार वो लार्ज हिनवन हॉल्स के ऐसे ही भर देगी, मतलब उसका लहर आया और पूरे के पूरे लार्ज हिनवन हाउस को कवर किया जा सकता था। इतनी पावर्स यहाँ पे रखी हुई थी। इसके साथ युवान लूफेंग से कहता है कि इस लैंड ऑफ ऑरिजिन में इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो हम सभी लॉर्ड्स को एनर्जी प्रदान कर सकती हैं और दूसरे प्रैक्टिशनर्स को एनर्जी देना तो और भी आसान हो जाता है। मतलब सोचो लूफेंग जैसे यहाँ पे 1-2 नहीं थे, आपको यहाँ पे नंबर पता चल जाएंगे, लेकिन फिर भी ये लैंड ऑफ ऑरिजिन इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो सबको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देती थी और लगभग ख़त्म ही नहीं होती थी। इसके साथ यहाँ पे बताया जाता है जितने भी बेंग्स थे उतने वो सभी कैजुअल से ब्रेक थ्रू कर चुके थे, क्योंकि लूफेंग देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे फ्लाई करते हुए जाते और हर एक के पास अपनी बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा मौजूद थी। वहाँ पे युवान फाइनली लूफेंग को बताती कि यहाँ पे कितने बंदे हैं जिन्होंने कि ब्रेक थ्रू कर रखा है, और वो इसे बताते हैं कि तुम्हारे अलावा छोड़कर जितने भी प्रैक्टिशनर जिसने कैजुअल से ब्रेक थ्रू किया है तो लैंड ऑफ ऑरिजिन में लगभग 80 मिलियन हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म थे। मतलब 1-2 ह्यूमन लाइफ फॉर्म नहीं थे बल्कि 80 मिलियन ह्यूमन लाइफ फॉर्म थे, वो भी हाई लेवल वाले। और उसी के साथ जितने भी थे उसमें 237 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे। मतलब कि 237 ये काफ़ी ज़्यादा रेयर था। हाई लेवल बहुत ज़्यादा थे लेकिन वर्ल्ड क्लास लेवल के जितने भी बंदे थे वो सिर्फ महज 237 ही होते हैं। और पता है आपको लॉर्ड्स कितने थे? लॉर्ड्स 10, 20, 30, 40 नहीं थे बल्कि 7 लॉर्ड्स ही होते हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि कैसे सोलर स्टार की दुनिया में सिर्फ 7 लॉर्ड्स ही थे लूफेंग के। रहा लूफेंग तो बाद में जाकर बनता है और भी लॉर्ड्स तो लूफेंग की बात आएंगे ही। वहाँ पर वो लूफेंग की तरफ देखने लगता है और यहाँ पर वो कहते हैं कि जितने भी प्रैक्टिशनर जो कि कैजुअल से ब्रेक थ्रू करके बाहर निकलता है उसे इस जगह पे अपने एक क्लोन को तो रखना ही पड़ता है जब तक कि वो जिंदा है। अब देखो वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स और हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स वो इमॉर्टल नहीं है, सिर्फ लॉर्ड्स इमॉर्टल होते हैं, वरना
यहाँ पर ह्यूमन प्रैक्टिशनर्स भी कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर हो जाते हैं और कब का वो युद्ध को जीत जाते। वो तो यार 7 लॉर्ड्स थे, तो आखिरकार वो कितने एंचेस्टर बैंक को संभाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 10 20 एंचेस्टर नहीं बल्कि सैकड़ों की तरह से भी ऊपर की तादाद में एंचेस्टर लेवल पावर हाउसेज मौजूद होते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि ये सभी टॉप पावर हाउसेज है हमारे प्रैक्टिशनर फंक्शंस की, जो कि यहाँ पे रहते हैं। अब लू फेंग भी उन सारे वर्ड्स को रियलाइज़ कर लेता है, उसको याद कर लेता है कि इतने इतने बंदे हैं। लू फेंग इस बात को जानकर हैरान हो जाता है कि यार एक वर्ल्ड क्लास लेवल लाइफ फॉर्म्स भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि 10-20 चेंज हो जाएंगे, सैकड़ों की आदत बाद में आएंगे तभी कुछ किया जा सकता है, यही वजह से अब यहाँ पे लू फेंग देखने लगता है। उसी के साथ युवान उससे कहते हैं कि हमारे टेरिटरी के अंदर यहाँ पर इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म रियल लिविंग बीइंग्स को भी रखा गया है और यहाँ पे कई सारे वॉर्स में हमने बहुत ज़्यादा की तादाद में इन सबको कैद कर रखा है। अब डार्क होली रियल में ही नहीं बल्कि उन्होंने लैंड ऑफ ऑरिजिन के अंदर भी उन सारे मॉन्स्टर्स को कैद कर रखा है। लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पे इतनी सारी वॉर्सनेस थी तो ये और भी सेंस बनाती थी कि आखिरकार इतने सारे इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को कहाँ से लाया गया और कैसे जीता गया। इसके साथ युवान उससे ये भी कहते हैं कि जितने भी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स हैं और वो उनको हम पकड़ते हैं, लेकिन उनमें से जितने भी रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं वो हमारी कल्टीवेशन रिसोर्सेज बन जाते हैं और बाकी के जितने भी सरेंडर करते हैं तो उन सबको हम कैद ही रखते हैं। हमारे पास जितने भी सरेंडर इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स से उनमें लगभग 50 बिलियन हाई लेवल ह्यूमन और 137 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे। मतलब कि सच में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कैद कर रखे थे। 50 बिलियन हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स और साथ में 137 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को कैद कर रखा था, जिसको सुनकर लू फेंग भी हैरान हो जाता कि क्या 50 बिलियन, ये तो कुछ ज़्यादा ही स्टैगरिंग वाली नंबर से। अब प्रैक्टिशनर्स की फैक्शंस 100 मिलियन भी नहीं थी हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म में, लेकिन उन्होंने हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म में 50 बिलियन तक कैद कर रखे थे। अब ये देखकर युवान उसे सॉफ्टली कहते हैं कि यही तो इनसाइड इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की एक टेरिफाइंग सी बात है। उनकी जितनी भी स्पेस है वो इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के अंदर सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन में से एक आती है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और वहाँ पे जितने भी फैक्शंस ने सबमिट किया हमारे सामने वो बहुत ही छोटा नंबर है। अब यहाँ पे युवान ने ये बात कही है कि इनेट ह्यूमन स्पेस के अंदर मतलब इस इनेट ह्यूमन स्पेस के अंदर वो सारी जितने भी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे वो एक लार्जेस्ट रेस से बिलोंग करते हैं। मतलब कि ह्यूमन और इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म से वहाँ पर कोई और रेस भी बिलोंग करती होगी, क्योंकि एक दो सिर्फ 2 रेसेस नहीं हो सकती। यहाँ पे हिंट दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूँ कि और भी रेसेस मौजूद हो सकती हैं अपने ह्यूमंस और इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के भी अलावा, क्योंकि ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल वाली भी बात है। जिसके साथ वहाँ पे उसे और भी सारी चीज़ें बताने लगते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्मॉल फैक्शन है जिसमें 50 बिलियन ह्यूमन लाइफ फॉर्म से 137 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म से, जो कि तुम्हें ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये छोटी सी भी चीज़ नहीं। समंदर के अंदर से एक बूंद पानी को ही निकाल लो तो क्या ही किया जा सकता है। युवान अपने लू फेंग से बताते हुए कहते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही तादाद में हैं। हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं और वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स और ह्यूमन एंसेस्टर तो उनकी नंबर्स और भी स्टैगरिंग होती हैं। और जितने भी सबमिट कर दिए हैं हमारे सामने तो उन्होंने हमें अपने लाइफ कोड को दे दिया होता है, जिसकी वजह से हम उसको अपने कंट्रोल के अंदर रखते हैं और वहाँ पर जब तक वो हमारे साथ ओबेडिएंट रहते हैं वो जिंदा रहते हैं। अगर उन्होंने हमें धोखा देने की कोशिश की तो वो मारे जाते हैं। अब लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पर युवान का एटीट्यूड एकदम से क्लियर था। रिफाइन करना मतलब तुम मेरे सर्वेंट बन चुके हो, बिट्रेयर करोगे मतलब इसकी साफ मतलब है कि तुम्हें मौत दी जाएगी। और वहाँ पर युवान लू फेंग की तरफ देख कर कहता कि हम साहब प्रैक्टिसर्स काफ़ी कम है नंबर्स की तादाद में और हम एनिमी के फैक्शंस में ज़रा सा भी से मर्सी दिखाने लायक नहीं है। हम एफोर्ड कर ही नहीं सकते क्योंकि वो हमें मार डालेंगे, क्योंकि उनकी नंबर्स इतनी ज़्यादा स्टैगरिंग होती है। तो लू फेंग बस इतना कहता कि मैं समझता हूँ। इसी के साथ युवान लू फेंग से ये कहता कि अगर एक दिन हमारे प्रैक्टिसर्स की फैक्शंस कंप्लीटली टेरिटरी ख़त्म हो जाएगी, हमने जितने भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रखा है वो ख़त्म हो जाएगी, तो हमारी ये लैंड ऑफ ऑरिजिन ही
फाइनल होप रहेगी। मतलब कि उन्होंने टेरिटरी को एक्सपैंड किया था, कई सारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स को बचाया था जहाँ पे और भी प्रैक्टिशनर्स आते थे, लेकिन वो सभी अभी अटैक के मोड में थे तो सबको तबाह कर रहे थे। लेकिन अगर तबाह हो जाएंगे तो सिर्फ लैंड ऑफ ऑरिजिन ही बचेगी, और जबकि यहाँ पे सारे प्रैक्टिशनर्स एक साथ रहते हैं तो उनके पास एक बहुत बड़ी पावर रहेगी। लेकिन क्या होगा जब वो सारे मिलकर एक साथ अटैक करेंगे, तो ये सारे बंदे भी क्या ही कर सकते हैं। और लू फेंग इस चीज़ को अच्छे से जानता था, और यहाँ पर युवान अपने सिचुएशंस को भी अच्छे से जानता था, इसलिए वो ये भी जानता था कि हम लोग दूसरे टेरिटरी को ज़रूर खो देंगे। जितने भी प्रैक्टिशनर्स थे जिन्होंने कि कैजुअल से ब्रेक थ्रू किया है, वो सभी एलाइट प्रैक्टिशनर्स थे, और वो सभी लैंड ऑफ ऑरिजिन के अंदर रहकर अपने स्ट्रेंथ को एक्यूमुलेट करते ताकि वो अपनी पावर्स को बढ़ा सके और तब तक वो आगे बढ़ सके। और लगभग इतने लंबे अरसे से और भी कोई एक लॉर्ड अपीयर हुआ, अब एक लॉर्ड भी अपीयर हो जाएगा तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक 7 ओवर लॉर्ड्स मौजूद हैं, एक और आ गए तो 8 हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनको फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जिसके साथ लू फेंग धीमी आवाज़ में कहता है कि सीनियर युवान सच में क्या ये इतना ज़्यादा तक हो चुका है। और वहाँ पे वो उससे पूछता कि अगर पूरी की पूरी जगह कोलैप्स हो जाएगी तो आखिरकार हमारे घर ऑरिजिन कॉन्टिनेंट का क्या होगा और हमारी डियरेस्ट फैमिली का क्या होगा। तो युवान लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि यार एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म बनना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम हमारे फैक्शंस के कोर मेंबर्स ज़रूर बन जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कोई छिपाना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पर ये सिचुएशन सच में काफ़ी ज़्यादा बुरी है। हमारी बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि हम अपने आधे टेरिटरी को खो देंगे, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो इतनी है कि हम लोग सारी टेरिटरी को खो देंगे। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म ही बन जाओगे तो तुम्हारी ओवरऑल सिचुएशंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगी। हम ये वॉर तुम्हारे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और 7 लॉर्ड्स ये सभी तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तुम उतना मत सोचो, क्योंकि यार वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं, सिर्फ ये 7 लॉर्ड्स ही इस पूरे के पूरे वॉर को पलट सकते हैं। एक साइड में लार्जेस्ट रेस जो कि इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में है, तो वहीं पे 7 लॉर्ड्स हैं जिन्होंने कि हर एक हाई लेवल पावर को मास्टर कर रखा है, और वो नियरली हर एक फोर्स को मिटाते जा रहे थे, और वो इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे। और वो लू फेंग से ये कहते कि अगर बात करें तुम्हारे ऑरिजिन वर्ल्ड की, अगर क्लस्टर फेल हुआ और इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स तुम्हारे ऑरिजिन वर्ल्ड पे अटैक करेगा, तो हम लोग तुम्हें बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, तुम्हारे जितने भी बंदे, क्योंकि तुम एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से भी ऊपर के लेवल पर वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म बन चुके होंगे, और वो लोग तुम्हें ज़रूर टारगेट बनाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स भी एक अच्छे पावर हाउसेस पे होते हैं, इसलिए वो तुम्हारे घर को भी उजाड़ने की कोशिश करेंगे। जिसको सुनते ही लू फेंग की दिल पूरी तरह से कांप उठता है, क्योंकि लू फेंग अपने फैमिलीज के लिए ही इतना ज़्यादा पावरफुल होता आया था। आखिरकार वो अपने ऑरिजिन कॉन्टिनेंट जहाँ पे उसके सारे लोग मौजूद थे उसे डिस्ट्रॉय कैसे होने दे सकता था। इसके साथ युवान आता है तो वो कहता कि अगर वो समय आया तो हम लोग तुम्हारे कुछ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को इवैक्यूएट जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ऑरिजिन वर्ल्ड्स मौजूद हैं तो हम लोग सबको नहीं बचा सकते हैं। युवान लू फेंग को एक फ्यूचर वर्ल्ड क्लास लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की तरह ट्रीट कर रहा था, वरना वो लू फेंग को ऐसी बातें बोलता नहीं, वो कहता जाओ मरने दो, मैं तुम्हारी ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को क्यों ही बचाओ, तुम अपना जाके देखो ना। अगर लू फेंग हाई लेवल का बंदा होता ना तो लू फेंग को वो घास भी नहीं डालता और उसको ये सारी चीज़ें बताता भी नहीं। और यहाँ पर लू फेंग को यार पावरफुल होना ही पड़ेगा ताकि वो अपने घर को ज़रूर बता सके। जिसके साथ वहाँ पे वो फाइनली उड़ते उड़ते लैंड ऑफ ऑरिजिन के पास आते हैं। लू फेंग वहाँ पे चारों तरफ नज़ारे मारने लगता है। युवान लू फेंग से कहते कि लॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, जितने भी लैंड ऑफ ऑरिजिन के वर्ल्ड के जितने भी काम होते हैं उससे वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से मैनेज किए करते हैं। ऑफकोर्स जबकि तुमने ब्रेक थ्रू नहीं किया है कैजुअल से, तो तुम्हें किसी भी टास्क को लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है कल्टिवेट करने का। और सामने ह्यूमन आइलैंड मौजूद है जहाँ पर जितने भी बंदे जिन्होंने कि कैजुअल से ब्रेक थ्रू नहीं किया है वो सभी मौजूद होते हैं, और ह्यूमन उसी आइलैंड पे
पॉइंट करते हुए कहता है वहाँ पे लगभग 80,000 सेमी ह्यूमन प्रैक्टिशनर्स उस आइलैंड पे रह रहे होते हैं और इस पूरे के पूरे आइलैंड पे लू फेंग एक अकेला बंदा था जिसने कि फ्यूजन पाथ को कल्टीवेट कर रखा था। ये ह्यूमन आइलैंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और वहाँ पे आइलैंड के ऊपर एक टॉल माउंटेन भी बादलों को चीरते हुए ऊपर गई हुई थी और उसी पीक के ऊपर एक लार्ज कल्टीवेशन केव भी थी और इस माउंटेन के ऊपर से कोई बंदा पूरे के पूरे आइलैंड को देख सकता था। यहाँ तक कि उस माउंटेन के ऊपर चढ़कर वो वहाँ पे लैंड ऑफ ऑरिजिन को भी देख सकता था। युआन लू फेंग को सामने रेजिडेंस के पास ले जाता और कहता कि यही तुम्हारे लैंड ऑफ ऑरिजिन में केव होने वाला है। अब आइलैंड पे जितने भी काउंटलेस इनविजिबल रेलम के बैंक्स मौजूद थे जो कि दूसरे वर्ल्ड क्लस्टर से गैदर किए गए थे, वो सब जान जाते हैं कि सीनियर युआन यहाँ पे आ चुके हैं। ये तो सीनियर युआन भी आ चुके हैं। लगभग इतने साल लंबे अरसे से 80,000 ऐसे इनविजिबल रेलम के एग्जिस्टेंस को यहाँ पे ला कर रखा गया था और उनकी नज़र भी लू फेंग पे जाती है जो कि उसी सब के साथ फ्लाई करता हुआ आ रहा होता है। अब जितने भी माउंटेन पीक के केव के राह ऊपर रहा करते थे उन्हें वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स बनने की आशा थी। मतलब लगभग 80,000 और भी वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म बन जाएंगे तो जो 237 वर्ल्ड क्लास लाइफ फॉर्म्स थे तो उनमें काफ़ी बड़ा पावर बूस्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि या 1000 भी आ जाए तो सच में काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएंगी। 10-20 में सच में कुछ नहीं होने वाला जितनी ऊपर की फाइटें हो रही होती हैं और सब लोग लू फेंग को सेंस करते हैं। देखो यहाँ पे हुआ क्या, लू फेंग फाइनली यहाँ पे आ चुका था। लू फेंग को यहाँ पे कंपटीशन जरूर मिलने वाला है लेकिन लू फेंग जब किसी ने युआन के द्वारा आया है तो उन सबको काफ़ी ज़्यादा जेलस हो गए हैं और वो सब लू फेंग को मारने के लिए या फिर उससे लड़ाई करने के लिए जरूर उतारू होंगे। और यहाँ पर लू फेंग की कल्टीवेशन के हिसाब से वो बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस करने वाला है और बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने को भी देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।